तो देखिए, आपकी सुबह जो है वो शुभ हो, आपका दिन शानदार हो, इसकी कामना के साथ जो है शुभ समाचारों का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। थोड़ी देर में वो तमाम खबरें आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी जो आपको हिम्मत देंगी और आपको कुछ कर गुजरने का हौसला देंगी। लेकिन उससे पहले बात उन 6 खबरों की कर लेते हैं जिन पर आज नजर रहने वाली। देखिए, आज की पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है, जिन्होंने ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में जो बाइडेन, ऋषि सुनक जैसे तमाम नेताओं को पीछे छोड़ दिया। इस रेटिंग से जुड़ी खबर आपको आगे विस्तार से बताने जा रहे हैं। आज सीबीआई अपनी डायमंड जुबली मना रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कैंपस का उद्घाटन करेंगे। इस खबर पर भी आज हमारी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल। और देखिए, बंगाल और बिहार में हिंसा का मामला भी आज सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। राजनीतिक बयानों के बीच शांति बहाली की कोशिशें जो हैं तमाम हैं। बिहार के नालंदा में 4 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। आईपीएल की अगर हम बात करें तो आरसीबी ने टूर्नामेंट में जबरदस्त आगाज किया है। कल हुए मुकाबले में आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। आरसीबी की जीत में विराट कोहली का काफी अहम रोल रहा। उन्होंने महज 49 गेंदों पे 82 रनों की शानदार पारी खेली। उस पर भी आज नजर रहने वाली है। बिल्कुल। देखिए, इंटरनेशनल खबरों की अगर हम बात करें तो रूस के बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने के फैसले से हड़कंप मच चुका है। बेलारूस में तैनात रूसी राजदूत ने कहा है कि रूस अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बेलारूस की पश्चिमी सीमाओं के करीब ले जाएगा। बिल्कुल। उधर अमेरिका में सियासी खलबली मची हुई है। कल डोनाल्ड ट्रंप के संभावित सरेंडर को लेकर न्यूयॉर्क पुलिस अलर्ट मोड पर है। एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने ट्रंप टावर के आसपास चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। उधर ट्रंप के कई समर्थकों ने प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। अब बात उस रेटिंग की कर लेते हैं जिसमें भारत के प्रधानमंत्री अव्वल साबित हुए हैं। जी हां, बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने अपनी ताजा सर्वे के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक को भी पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में दुनिया भर के 22 बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। संस्थान ने यह सर्वे 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक किया है। रेटिंग में पीएम मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है। ग्लोबल लीडर्स की इस रेटिंग में दूसरे स्थान पर मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओबेड्रोर हैं, जिन्हें 61% वोट मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज 55% वोट के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को सूची में 7वां स्थान मिला है। जबकि बात अगर ऋषि सुनक की करें तो वो 13वें नंबर पर है। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता इसमें बताए गए हैं और वो इस सूची में सबसे टॉप पर है। यहां सही सुना आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ही नहीं दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस वक्त लोकप्रिय हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही आलम है कि उन्हें दुनिया भर के 76% लोगों ने दुनिया का सबसे बेहतर और लोकप्रिय नेता माना है। असमी बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग नाम से एक सर्वे करवाया। इसके आंकड़े सामने निकल कर आए। इस सर्वे में दुनिया भर के 22 बड़े नेताओं के नाम शुमार हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता बनाया गया है। ग्लोबल लीडर्स की इस रेटिंग में दूसरे स्थान पर मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज हैं और इन्हें जो है हम आपको बता दें 61% वोट मिले हैं। इस सर्वे में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और ब्राजील, कनाडा, चेक गणराज्य, फ्रांस, जर्मनी, भारत, आयरलैंड, इटली, जापान, मेक्सिको, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे और इनके तमाम नेता शामिल थे। लेकिन सबको पछाड़कर नंबर 1 की लोकप्रियता हासिल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको जल्दी बता देते हैं कि इस सर्वे में वो कौन कौन से नाम हैं जिन्हें पछाड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला स्थान हासिल किया है। देखिए, इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 76% वोट उनको मिले और वो दुनिया के बड़े नेताओं की लिस्ट में नंबर 1 पायदान पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 55% वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को 41% वोट मिली और वो 7वें पायदान पर खड़े हुए नजर आते हैं। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ये भी काफी चर्चित नाम है, 39% वोटों के साथ इस सर्वे में 9वें पायदान पर हैं। काफी युवा हैं ये। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को 34% वोट मिले और वो 13वां पायदान उन्होंने हासिल किया।
बात अगर हम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की करें तो वो 21वें पायदान पर खड़े हुए हैं। और अब बात राम की नगरी अयोध्या की कर लेते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। रामनवमी पर अयोध्या का उत्साह भी दुनिया ने देखा। बीते दिनों चंद्रपुर से सागौन की लकड़ियों की खेप भी यहां पर पहुंची। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इन लकड़ियों से राम मंदिर में दरवाजे बनेंगे। मंगल पवन मंगलहारी प्रभु दशरथ अचर बिहारी। रामनवमी पर अपने अस्थायी ठिकाने के आखिरी उत्सव में रामलला कुछ इसी अंदाज में नजर आए। ये माना गया है कि अब रामलला का स्थायी पता वो राम मंदिर ही होगा, जिसका इंतजार बीते कई बरस से देश और दुनिया में मौजूद करोड़ों राम भक्त कर रहे हैं। 2024 मकर संक्रांति का वो लम्हा होगा जब माना जा रहा है कि राम मंदिर के पट खुलते ही रामलला के दर्शन उनके भव्य और दिव्य मंदिर में हो सकेंगे। मंदिर को 1000 साल के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। यही वजह है कि राम मंदिर में एक एक चीज, एक एक सामान सोच समझ कर लगाया जा रहा है, फिर चाहे वो मंदिर का डिजाइन या फिर इसमें लगने वाले मटेरियल, फिर चाहे मंदिर के लिए राजस्थान से मंगवाए गए खास किस्म के लाल पत्थर या फिर मूर्तियों के लिए नेपाल से लाई गई शालिग्राम की शिलाएं। इतना ही नहीं, अब तो दरवाजों और खिड़कियों के लिए भी महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सागौन की लकड़ियां खास तौर पर पहुंच चुकी हैं। हालांकि ये पहली खेप है। इसके लिए बाकायदा चंद्रपुर और बल्लार शाह में न केवल शोभा यात्रा निकाली गई बल्कि काष्ठ पूजन की रस्म अदायगी भी निभाई गई। सूत्रों की माने तो चंद्रपुर से आई सागौन की इन लकड़ियों के जरिए राम मंदिर के 42 दरवाजे इन लकड़ियों से बनाए जाएंगे। ये सभी दरवाजे मंदिर में एंट्री के लिए होंगे। इसमें 5 मुख्य दरवाजे होंगे: सिंह द्वार, नृत्य मंडल द्वार, रंग मंडप द्वार, कौली द्वार और गर्भगृह द्वार होंगे। ये सभी दरवाजे इन्हीं सागौन की लकड़ियों से बनाए जाएंगे। इसके अलावा इन दरवाजों और चौखट पर नक्काशी कर मोर, कलश, सूर्य, चक्र और फूल बनेंगे। मंदिर के गर्भगृह की सजावट भी सागौन की लकड़ियों पर नक्काशी कर होगी। अब किसी के मन में भी सवाल उठ सकता है कि सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल क्यों? तो इसकी एक नहीं कई वजह है, जो साइंटिफिक यानी वैज्ञानिकता की कसौटी पर परखी हुई है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि सागौन की लकड़ियों में टेक्टोनिक ऑयल नाम का केमिकल पाया जाता है। टेक्टोनिक ऑयल की वजह से 600 साल तक दीमक नहीं लगते। सागौन में रबड़ और तेल की मात्रा ज्यादा होने से इसके फाइबर मजबूती से आपस में जुड़े होते हैं। इस पर धूप और बारिश का असर भी न के बराबर होता है। सागौन की इन्हीं खूबियों के कारण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन लकड़ियों की खोज का जिम्मा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून को सौंपा था, जिसने चंद्रपुर की सागौन की लकड़ियों को इस्तेमाल के लिए सुझाया था। एफआरआई की रिपोर्ट में है कि सागौन की लकड़ियों की उम्र 1000 साल होती है। सागौन की इन लकड़ियों का इस्तेमाल राम मंदिर से पहले भी देश की कई बड़ी और नामी इमारतों में हो चुका है। इसमें संसद भवन के दरवाजे, खिड़की और इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे इंडिया की नई इमारत में, सतारा सैनिक स्कूल के दरवाजे, खिड़कियां और इंटीरियर डिजाइन में, नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में सागौन की लकड़ी की खूबियां न केवल उसे खूबसूरत बनाती हैं बल्कि उसे कीमती भी बनाती हैं। अब रामलला के दरबार और मंदिर में इनकी मौजूदगी अपने पहचान की एक नई इबारत लिखने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है जो करीब 110 साल पुराना है। मुंबई में जिस इमारत में डाक विभाग का दफ्तर है उसका गुंबद भारत का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। यह ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित इमारत मुंबई की पहचान है। इसे अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, यानी लोग जो है इस ऐतिहासिक इमारत का जो रूहानी एहसास है वो करीब से महसूस कर पाएंगे। साथ ही साथ डाक विभाग इस गुंबद की मरम्मत का काम भी अब करवा रही है। इस गुंबद वाले भवन का निर्माण जो है 1913 में पूरा हुआ था। आप ये बिल्डिंग को देखकर ही समझ पाएंगे कि ये तो हेरिटेज स्ट्रक्चर है। 31 मार्च 1913 ये बिल्डिंग जीपीओ के हिसाब से पहली बार समर्पण किया गया टू दी सिटी ऑफ मुंबई। तो 110 साल के बाद जब हम
इसको मॉडर्नाइज्ड करके, न्यू रिहर्स्ड वर्जन करके, रेनोवेट करके इसका काम आप देख रहे अभी तक चालू है, लेकिन हमारी डोम बन चुकी है। तो ये फिर से हम शहर को, ये ट्रेलर है, बाकी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। इसीलिए 110 साल के बाद ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज मुंबईकरों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं इंडिया पोस्ट के ऑफिस के टेरेस पर, ये है भारत का सबसे दूसरा बड़ा डोम, गोल गुंबज बीजापुर के बाद। यहाँ पर सख्त रेस्टोरेशन काम की जरूरत थी। इसमें स्टील और कंक्रीट होने के कारण इसमें जंग लग गया था और इसे रिपेयर्स और रेस्टोरेशन की बेहद ज्यादा जरूरत थी। इंडिया पोस्ट की जो पोस्ट मास्टर जनरल है, उन्होंने यहां पर आने के बाद ये काम शुरू करवाया। तकरीबन 2020 से चलता हुआ ये काम, उसका जो डोम रेस्टोरेशन स्ट्रक्चर का, जिसे एक हानि भी नहीं पहुंची और खरोच तक नहीं आई, क्योंकि ये एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो आज 110 साल पुरानी उसकी जो ऐतिहासिकता है उसे रिस्टोर किया गया है। अगर आपको साफ तौर पर दिखा दे कि जो आसपास के जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो तरह तरह की चीजें हैं डैमेज हो चुकी है या बिगड़ चुकी है, आने वाले समय के साथ वो उसे भी रिस्टोर किया जाएगा। यहाँ पर अलग अलग फेज में काम चलेगा, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और फिलहाल जो है पहला फेज इसे समाप्त किया गया है। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। हर साल मार्च तक आते आते भीषण गर्मी में तपती दिल्ली इस बार अप्रैल में ठंड मौसम से दो चार हो गई है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर दिल्ली तक नजर आ रहा है। दिल्ली का मौसम ठंडा बना हुआ है। वहीं आज भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश की हल्की बूंदाबांदी ने दिल्ली के मौसम में मीठी ठंड घोल दी है। हर साल मार्च के महीने में गर्मी से तपते दिल्ली वाले इस बार अप्रैल में भी कूल सरप्राइज को एंजॉय करते दिख रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से हो रही हल्की बारिश से दिल्ली का मौसम खुशनुमा बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने यहां के मौसम का मिजाज बदल दिया है। शाम के वक्त हो रही हल्की बारिश के बाद रात के तापमान में गिरावट दिल्ली वालों के मन में सर्दी का खुशनुमा एहसास भरने का काम कर रहा है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में 1 और 17 मार्च के बीच आमतौर पर गर्म स्थिति का अनुभव किया गया था। इस दौरान दिन का तापमान लगातार सामान्य से ऊपर बना रहा। अधिकतम तापमान 12 और 15 मार्च को 34 डिग्री पार कर गया, जो औसत से करीब 6 से 7 डिग्री अधिक है। लेकिन फिर मौसम के मिजाज में उलटफेर हुआ। दिल्ली एनसीआर में 20 मार्च की शाम हल्की बारिश हुई और फिर दिन का तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री कम होकर 25.8 डिग्री दर्ज किया गया। लेकिन इन दिनों न्यूनतम तापमान 19 डिग्री पर पहुंच गया है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है, जिसके असर से मौसमी गतिविधियों में बदलाव और बारिश का सिलसिला जारी है। हल्की बारिश होने की वजह से बीते सप्ताह से ही दिल्ली का मौसम खुशगवार बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के माने तो आज भी दिल्ली में हल्की बारिश होने के अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबर की वजह देखिए, कोरोना से युद्ध के बीच एक अच्छी खबर निकल कर आई है। ब्रिटेन से आई है ये खबर। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने अब ऐसी तकनीक खोज ली है जिससे आने वाली महामारी की जानकारी जो है पहले से ही पता पड़ जाएगी। क्या है ये तकनीक और ये कैसे काम करती है, चलिए आपको बताते हैं। क्या आने वाले वक्त में कोरोना जैसी महामारी का पता लगाया जा सकता है? क्या किसी महामारी को फैलने से पहले ही उसकी रोकथाम की जा सकती है? कोरोना महामारी के बाद ऐसे तमाम सवाल लोगों के जहन में है।
जिस तरह से कोरोना ने जिंदगी का पहिया रोका, अब कोई नहीं चाहता कि दोबारा हालात उसी तरह बने। अच्छी खबर यह है कि ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने महामारी का वार्निंग सिस्टम तैयार कर लिया है। कोरोना जैसी महामारियों से निपटने के लिए ब्रिटेन में ऐसी तकनीक ईजाद की है जो भविष्य में होने वाली महामारियों की सूचना पहले ही दे देगा। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों के फ्यूचर पेंडेमिक के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया गया है। अब ऐसा नहीं होगा कि कोरोना की तरह कोई बीमारी तेजी से फैले और उसे रोकने में दुनिया की हालत खराब हो जाए। चेतावनी मिलने से महामारी के हिसाब से समय रहते ही वैक्सीन या दवा बनाई जा सकेगी। अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी पूर्व चेतावनी देने वाला सिस्टम। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम जेनेटिक है। ये सिस्टम सटीकता के साथ बता देगा कि कौन सा रेस्पिरेटरी वायरस खतरनाक रूप ले सकता है। ये सिस्टम रेस्पिरेटरी वायरस और माइक्रोबायोम इनिशिएटिव का पता लगाया जा सकेगा, ताकि ऐसी डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी बनाई जा सके जो वायरस, बैक्टीरियल और फंगल प्रजातियों के फैलने और भविष्य में आने वाली महामारियों का पता कर सके। इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, कोरोना वायरस और दूसरे पुराने पैथोजन का पता लगाया जा सकेगा। अभी तक अर्ली वार्निंग सिस्टम की मदद से रेस्पिरेटरी वायरस के 2000 जीनोम सीक्वेंसिंग की जा चुकी है। मुख्य तौर पर इसके लिए मरीजों के नाक से लिए गए सैंपल ही मुख्य आधार बनेंगे। ब्रिटेन के कैम्ब्रिजशायर के वेलकम सेंगर इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिकों की टीम ये अर्ली वार्निंग सिस्टम बना रही है। ये सेंटर जेनेटिक रिसर्च और डीएनए सीक्वेंसिंग करने वाली दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है। इंस्टीट्यूट इस कोशिश में लगा है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम को इतना सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाली तकनीक के रूप में डेवलप किया जाए, ताकि दुनिया की हर देश को इस सिस्टम को देकर वायरस पर निगरानी रखी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सिर उठाकर आसमान में अक्सर हवाई जहाज आपने देखा होगा, लेकिन अब उसी हवाई जहाज में बैठकर खाने का लुत्फ उठाने का वक्त आ चुका है। अब अगर आपका मन हवाई जहाज में बैठकर खाना खाने का कर रहा है, तो इसके लिए आपको प्लेन का टिकट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का रुख कीजिए। पूरी खबर देखिए। इन तस्वीरों को देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई एयरपोर्ट है जहां एयर इंडिया का 737 विमान उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा है, तो आपको बता दें कि ये महज एक खूबसूरत धोखा है। अगर आपका मन हवाई जहाज के अंदर बैठकर परिवार समेत लंच या डिनर करने का है, लेकिन आप हवाई जहाज का सफर नहीं करना चाह रहे हैं, तो परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब बिना फ्लाइट का टिकट लिए आप इसका आनंद ले सकते हैं। इस प्लेन को देखकर आपको लग रहा होगा कि शायद मैं कहीं बाहर की यात्रा करने जा रहा हूं, लेकिन असल में ये प्लेन तो है, लेकिन ये प्लेन उड़ने वाला नहीं है। ये यहाँ पर स्थिर रहेगा और आपको रेस्टोरेंट का आनंद देगा। कैसे, जरा समझिए कि अब तक आपने ट्रेन की बोगी के अंदर रेस्टोरेंट देखे होंगे, अब तक आपने जो है वो बाहर अलग अलग स्टाइल के रेस्टोरेंट देखे होंगे, लेकिन पहली बार आपको एरोप्लेन के अंदर एक बड़ा रेस्टोरेंट मैं दिखाने वाला हूँ। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे पड़ता है और इसके अंदर की जो विशालता है और जो स्थिति है, उसे देखकर आप खुद कहेंगे कि शायद इससे ज्यादा अद्भुत कुछ नहीं हो सकता। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर डासना से करीब 8 किलोमीटर दूर डिडवाली गांव के पास एक्सप्रेसवे पर ये एयरबस रेस्टोरेंट मौजूद है, जिसे एयर इंडिया के पुराने विमान में तैयार किया गया है। इसमें बैठकर आप लंच या डिनर कर सकते हैं, लेकिन फीलिंग फ्लाइट जैसी ही आएगी। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक प्लेन में सफर ही नहीं किया, तो हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जाए कि लोगों को मजा आए और जो लोगों का सपना है वो पूरा कर सके हम लोग। तो इसीलिए हमने एक एरोप्लेन परचेज किया और उसमें रेस्टोरेंट बनाया, बिजनेस क्लास फील दी। लोग बेसिकली इकोनॉमी में भी नहीं बैठ पाते, तो हमने इसको बिजनेस क्लास वाली फील इसलिए दी कि जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता या प्लेन में नहीं बैठ सकता, तो वो यहाँ बैठ के खाने का भी आनंद ले और प्लेन का भी इंजॉय करे, सपना अपना पूरा कर सके।
शानदार इंटीरियर के साथ कंफर्टेबल सीट्स तो आपको मिलेंगी ही, साथ ही आपको विमान का कॉकपिट भी देखने का मौका मिलेगा, जो इस पूरे रेस्टोरेंट को और भी ज्यादा रोमांचक बना देगा। सामने की तरफ आप देखेंगे तो पायलट की बैठने की सीट है, वो आपको नजर आ रही होगी, पायलट और को पायलट, यानी कि अगर कोई चाहता है यहाँ पर आकर फोटो खिंचवाना तो वो आसानी से फोटो खिंचवा सकता है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एक बड़ा स्पेस नजर आएगा, जो ये समझाने के लिए काफी है कि अगर आपको आनंद लेना है, मजे लेने हैं और आपको लगना है कि आप ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे हैं जो कहीं ना कहीं प्लेन का एहसास आपको देता है, तो शायद इससे बेहतर जगह आपको नहीं मिल सकती। यहाँ वेटर से लेकर शेफ और दूसरा स्टाफ भी आपको एयर होस्टेस और केबिन क्रू जैसा ही एहसास कराएगा। उन्हें खास तौर से इसके लिए ट्रेन किया गया है। प्लेन में बंदा आ रहा है तो उसको लगना चाहिए कि मैं प्लेन में बैठ के लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट ले रहा हूँ। उसके हमने विंग्स पे भी इस पे सेटिंग हम लोग दे रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, जिसमें 10 से 12 लोग विंग पे भी बैठ के उसका शाम के टाइम में आनंद ले सकते हैं। अच्छा, विंग पर भी आप लोग? हाँ जी, विंग पे भी सेटिंग कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे कि आमतौर पर प्लेन में एयर होस्टेस होती हैं, तो यहाँ भी क्या आपने? यहाँ हम लोग प्रॉपर एयर हॉस्टेस रहेंगी यहाँ पे, जो लोगों को खाना सर्व करेंगी, मतलब बिल्कुल फील वही प्लेन वाला है। एयर हॉस्टेस सर्विसेज करेंगी, जो स्टाफ होगा वो भी सारा गर्ल्स स्टाफ होगा। फूडिंग मतलब हमारे जो शेफ्स वगैरह हैं बिल्कुल मतलब सब 5 स्टार लेवल वाले शेफ्स हैं, तो एक अलग ही मजा आने वाला है। हाईवे पर सफर के दौरान अक्सर लोग ढाबों पर रुककर देसी खाने का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आप ढाबे की खाट की जगह हवाई जहाज के केबिन में आप लंच या डिनर दोनों का मजा ले सकते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह आपको एरोप्लेन रेस्टोरेंट दिखने वाला है। बहुत जल्द इसकी शुरुआत हो जाएगी और इसकी भव्यता ये समझाने के लिए काफी है कि इसके लुक में इस बात का बेहद ख्याल रखा गया है कि कहीं भी जो इसकी नियति है, यानी कि जो इसका बेस है, वो खराब ना हो और लोग आएं, इसके आनंद महसूस करें और कहीं ना कहीं अपने आप को अभिभूत होते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ वरुण सिन्हा, मेरठ। तो एरोप्लेन रेस्टोरेंट की सैर तो आपने कर ली, अब आपको लिए चलते हैं जमीन की उस जन्नत पर जो इस वक्त फूलों से गुलजार है। कश्मीर में इन दिनों फूलों की बहार आई हुई है। ट्यूलिप की रौनक घाटी की वादियों में ऐसी छाई है कि सब कुछ महका महका सा है। वादी की खूबसूरती पर चार चांद लगाती ट्यूलिप की ये बगिया हर बार से ज्यादा भव्य और हर बार से ज्यादा दिलकश नजर आती है। कुदरत की ये खास सौगात जमीन पर मौजूद जन्नत का एहसास दिलाती है। यही वजह है कि जब से ट्यूलिप गार्डन आम जनता के लिए खुला है, इसका दीदार करने के लिए लाखों सैलानी ट्यूलिप गार्डन का रुख कर रहे हैं। कश्मीर के इस ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती हमेशा ही लोगों को अपनी तरफ खींचती रही है। ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, जो पर्यटकों की पहली पसंद भी है। इस बार ट्यूलिप के फूलों का ये बगीचा 20 मार्च से आम लोगों के लिए खुला है और सिर्फ 10 दिन में 1 लाख से ज्यादा पर्यटक इसका दीदार कर चुके हैं। बहुत बढ़िया है, जैसे ही अंदर एंट्री मारी तो खुश हो गया दिल। पूरे बढ़िया मल्टी कलर, एक बार साथ में एटमॉस्फेयर भी इतना बढ़िया है। बारिश का टाइम है, बहुत मजा है। ये सीजन देख के अगर ये ऐसा सब नजारा मिलता है तो यही सीजन में आना चाहिए। सही में जन्नत है, हकीकत में जन्नत है। जो आदमी स्विट्जरलैंड नहीं जा सकता उसके लिए कश्मीर आना जरूरी है। वैसे भी स्विट्जरलैंड जाने का जरूरत नहीं, अपना तो कश्मीर ही स्विट्जरलैंड है, अपने तो यही जन्नत है। इस बार पर्यटकों को ट्यूलिप गार्डन में 16 लाख ट्यूलिप के पौधे देखने को मिल रहे हैं। इसमें भी इनकी अलग अलग वैरायटी है। यही नहीं, इस साल बगीचे के अंदर वाटर चैनल और फव्वारे बना दिए गए हैं, जो इसकी सुंदरता में और भी इजाफा कर रहे हैं। 5600 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये गार्डन पर्यटन विभाग के लिए मददगार साबित हुआ है। कश्मीर में आ रहे सैलानियों को देख यहाँ पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के चेहरे पर चमक लौट आई है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार रिकॉर्ड पर्यटन से कश्मीर की अर्थव्यवस्था का ग्राफ भी ऊपर चढ़ जाएगा। और इसकी बड़ी वजह है सैलानियों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा। पिछले साल इस ट्यूलिप गार्डन को देखने जहां 4.25 लाख लोग आए थे, तो इस साल मात्र 10 दिन में ही
ये संख्या 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। अलग अलग रंगों में ताजगी से भरी ट्यूलिप न सिर्फ आंखों को सुकून देते हैं, बल्कि हरी पत्तियों के बीच मुस्कुराते ये रंग बिरंगे ट्यूलिप मानो आपसे कुछ कहना चाहते हो। शायद इसीलिए इन फूलों की खूबसूरती और ताजगी को अपने भीतर उतारने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ चले आते हैं और इस दिलकश नजारे को अपनी यादों में, अपने जहन में कैद कर चले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी क्रम में सैलानियों के लिए एक और शानदार खबर आपको देते हैं। देखिए, गर्मी के सीजन में लोग राहत के लिए हिल स्टेशन का रुख करते हैं। वैसे तो इन दिनों दिल्ली और उत्तर भारत के दूसरे इलाकों में भी मौसम जो है खुशनुमा लगातार बना हुआ है, लेकिन बारिश और बर्फबारी के कारण हिमाचल में शिमला का माहौल जो है खास तौर से लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। वहीं उत्तराखंड में भी गंगोत्री नेशनल पार्क का गौमुख ट्रैक सैलानियों के लिए अब खोल दिया गया है, तो एडवेंचर टूरिज्म के शौकीनों के लिए सैर सपाटे का मौका बहुत अच्छा है। शिमला में इन दिनों माहौल बेहद खुशनुमा है। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के कारण यहाँ का तापमान काफी गिर चुका है। इसके चलते यहाँ ठंड का एहसास हो रहा है, लिहाजा ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ सैलानियों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। खास तौर से शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में और मॉल रोड पर बारिश के बीच सैलानी मौज मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। बारिश से बचने के लिए लोग रंग बिरंगी छतरियों, रेनकोट और प्लास्टिक के कवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहाड़ों में बीते कई दिनों से बारिश और बर्फबारी जारी है। कुफरी और नारकंडा की ओर जाने वाले लोगों को बर्फबारी का मजा लेने का पूरा मौका मिल रहा है। कुल मिलाकर दूसरे राज्य से आने वाले सैलानियों के लिए शिमला का ये माहौल बेहतरीन है। अप्रैल में इस तरह के मौसम के बदले मिजाज से हर कोई हैरान भली ही है, लेकिन दिल्ली से लेकर तमाम जगहों पर गर्मी की शुरुआत के बीच शिमला में ऐसा माहौल टूरिज्म कारोबार के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। उधर उत्तराखंड में भी सैलानियों को शानदार सौगात मिली है। यहाँ गंगोत्री नेशनल पार्क के गौमुख ट्रैक रूट को देश और विदेश के पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पार्क के चारों गेट खोल दिए गए हैं, लिहाजा अब पर्यटकों को गौमुख, तपोवन, नेलांग और गतांग गली की सैर का मौका मिलेगा। गंगा के उद्गम गौमुख का धार्मिक महत्व भी है। वहीं गतांग गली से होकर भारत तिब्बत सीमा को जोड़ने वाले रास्ते पर ट्रैकिंग का अपना खास आकर्षण है। साथ ही लोग केदार ताल, जनक ताल और कालिंदी खाल ट्रैक पर भी सैर कर सकेंगे। 10 अप्रैल तक गौमुख ट्रैक पर घोड़े और खच्चरों की भी आवाजाही शुरू हो जाएगी, जिससे सैलानियों को सहूलत भी होगी। गौमुख ट्रैक के चारों गेट 30 नवंबर तक खुले रहेंगे। तो कुल मिलाकर पहाड़ों में सैर सपाटे की चाहत रखने वालों के लिए अपनी मुराद पूरी करने का ये बेहद मुफीद मौका है। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शुभ समाचार में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिनकी कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं। ऐसी एक कहानी है दिल्ली पुलिस के एक रिटायर्ड अफसर की। कहते हैं ना कि अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो वो उसे हासिल करके ही छोड़ता है। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट के बाद आराम भरी जिंदगी बसर करते हैं, उस उम्र में दिल्ली पुलिस के एक रिटायर्ड अधिकारी ने वो मिसाल पेश की है जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। मुश्किल नहीं, कुछ भी अगर ठान लीजिए। दिल्ली में रहने वाले 68 साल के रणधीर सिंह चिकारा से मिलने के बाद आप भी इस पर यकीन करने लगेंगे। यूं तो रिटायरमेंट के बाद लोग अपना वक्त अक्सर नाती पोतों के साथ गुजारते हैं, लेकिन रणधीर सिंह चिकारा ने दिल्ली पुलिस की नौकरी से रिटायर होने के बाद किताबों से दोस्ती कर ली और पढ़ने के अपने अधूरे सपने को पूरा करने में जुट गए। 30 थी, एक मन में जज्बा था कि मुझे हायर एजुकेशन करना है। जैसे ही मैं रिटायरमेंट हुआ तो मैंने +2 किया राजस्थान से डिस्टेंस मोड में। फिर उसके बाद योग और जीवन विज्ञान में ही मैंने ग्रेजुएशन की।
और योग और जीवन विज्ञान में ही मैंने मास्टर्स किया, यानी एमए किया। ये सब एक लगनशीलता का ही परिणाम था। रणधीर सिंह बताते हैं कि क्योंकि पिता बहुत कम उम्र में साथ छोड़कर दुनिया से चल बसे, तो पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। लेकिन रिटायर होने के बाद उन्होंने अपना अधूरा सपना पूरा करने का मन बना लिया और 12वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की तालीम मुकम्मल की। रणधीर सिंह ने 1973 में हाई स्कूल किया, 1974 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए और 40 साल 10 महीने तक पुलिस महकमे में नौकरी की। 2015 में रिटायरमेंट के बाद 12वीं क्लास की परीक्षा दी। 2019 में योग और जीवन विज्ञान में बीए किया और 2021 में योग और जीवन विज्ञान में ही एमए भी किया। इसके बाद नेचुरोपैथी में डिप्लोमा भी किया। इतना ही नहीं, रणधीर सिंह चिक्कारा एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं और आईपीएस और आईएएस अधिकारियों से लेकर जजों तक को वो योग सिखा चुके हैं। उनकी इच्छा है कि उनकी जिंदगी यूं ही लोगों को योग सिखाते और निरोग बनाने में गुजर जाए। पुलिस और पब्लिक दोनों का होता था और पुलिस वालों का करीब 50-60,000 के करीब मैंने योग सिखाया होगा। उसमें कांस्टेबल से लेकर और कमिश्नर ऑफ पुलिस तक। फिर उसके बाद पब्लिकली भी हम शिविर लगाते थे, मॉर्निंग में जैसे टाइम होता था। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मैंने शिविर दिए हैं, जैसे जैसे जिस डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट होती थी उसी डिस्ट्रिक्ट में मैं जाकर शिविर ऑर्गेनाइज करता था। जिस उम्र को लोग जीवन की शाम समझते हैं, उसे रणधीर सिंह के जज्बे ने नए सवेरे में तब्दील कर दिया है। ये हौसला और ये सोच न सिर्फ तारीफ के काबिल है, बल्कि दूसरों को राह दिखाने वाली भी है। अक्सर रिटायरमेंट के बाद लोग सपनों की एबीसीडी को खत्म समझते हैं, लेकिन रणधीर सिंह जी ने यह तय कर रखा था कि रिटायरमेंट के बाद वो अधूरे काखा गाघा की डिग्री जरूर पूरी करेंगे। रणधीर सिंह जी न सिर्फ उम्र के नंबर की बाधा को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं, बल्कि उन तमाम लोगों को भी प्रेरणा देते हैं जो जिंदगी के कई चीजों में उलझ जाते हैं और अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। कैमरामैन रविकांत के साथ मनीष सरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। देखिए, गाड़ी तो आप भी चलाते होंगे और आपके काम की खबर आपको दे दें, अगर आपके पास 15 साल से पुराना पेट्रोल वाहन या 10 साल से पुरानी डीजल की कोई गाड़ी है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर आप वो वाहन लेकर सड़क पर निकले तो आपकी गाड़ी न सिर्फ जब्त हो जाएगी बल्कि उसे स्क्रैप स्कीम के तहत काट दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्क्रैप स्कीम को लागू कर दिया है। क्या पूरी डिटेल्स हैं, रिपोर्ट देखिए। अगर आप दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा और ग्रेटर नोएडा इलाके में रहते हैं तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि वाहन स्क्रैप पॉलिसी को लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने अपना रुख अब कड़ा कर लिया है। अब अगर आपके पास पेट्रोल से चलने वाली 15 साल पुरानी और डीजल से चलने वाली 10 साल पुरानी गाड़ी है तो उसका सड़क पर उतरना खतरे से खाली नहीं है। दरअसल यूपी परिवहन विभाग ने केंद्र सरकार की स्क्रैप पॉलिसी को लागू कर दिया है, जिसके तहत 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों की मियाद पूरी हो चुकी है। इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर भी रद्द हो चुका है। अब इस तरह की गाड़ियां अगर सड़क पर चलती मिल जाती हैं तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। इन गाड़ियों को अलग अलग जगह बनाए स्क्रैप सेंटर पर कटवा दिया जाएगा। इसके अलावा गाड़ी के मालिक पर कार्रवाई भी की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर जिले में 10 साल और 15 साल की कुल 1,68,000 गाड़ियां मौजूद है। निजी गाड़ियों की तरह सरकारी वाहन भी अब तय समय सीमा से ज्यादा नहीं चला सकते। गौतम बुद्ध नगर में 34 ऐसी सरकारी गाड़ियां हैं जिनका 15 साल का समय पूरा हो चुका है। कोई भी गाड़ी जो 10 साल से ज्यादा पुरानी हो डीजल की हो और 15 साल से ज्यादा पुरानी हो पेट्रोल की है, वो एनसीआर क्षेत्र में उनका चलना प्रतिबंधित है। फिलहाल कार्यालय के द्वारा उनको यहाँ से एनओसी लेकर के प्रदेश के अन्य जनपदों में संचालन के लिए
सुविधा है, लेकिन वो मंडलीय जनपद नहीं होना चाहिए। और अगर वाहन स्वामी चाहता तो उसको स्क्रैप सेंटर पर अपनी गाड़ी जमा करके कटवा करके एक सर्टिफिकेट ले सकता है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत उसको कुछ सुविधाएं प्रदेश सरकार के द्वारा दी जानी है। पुरानी गाड़ियों की वजह से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी ला चुकी है, जिसके तहत मियाद पूरी हो चुकी गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा, जिसके बदले में कार मालिकों को सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसे दिखाकर वो नई कार की खरीद पर छूट ले सकते हैं। इस पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ी स्क्रैप करवाने पर सरकार की ओर से नई कार की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है। गौतम बुद्ध नगर से भूपेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली पुलिस ने पेट्रोलिंग के लिए नई तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए हैं। अभी ट्रायल के तौर पर कनॉट प्लेस इलाके में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में पुलिसकर्मी बैठने के बजाय खड़ा रहना उन्हें होगा और खड़े होकर ही हैंडल इसका पकड़ना होगा, जबकि आम स्कूटर में ड्राइव करने वाला सीट पर बैठता है। लेकिन इस मामले में स्कूटर बेहद अलग है। इसके अलावा ये तंग इलाकों में भी आसानी से जा सकता है। देखिए, रवीना टंडन भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में पहुंची। वहां उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन पूजन की, गर्भगृह में पूजा की और नंदी हॉल में प्रार्थना भी की। साथ ही भगवान महाकाल का अभिषेक भी किया। एक दिन पहले पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण महाकाल के दर्शन के लिए वहां पर पहुंचे थे, तो वहीं रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी भस्म आरती में शरीक हुए। तस्वीरें जब रवीना टंडन महाकाल के दरबार पहुंची और उन्होंने विधि विधान के साथ पूरी पूजा अर्चना की। महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद से जो संख्या है भक्तों की वो बहुत ज्यादा बढ़ी है और इसी क्रम में रवीना टंडन भी आरती करने पहुंचे।